नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये जो है एक परीक्षा है किस चीज की? सीखने के स्तर के मूल्यांकन हेतु। और ये जो परीक्षा है ये 12 नवंबर 2021 को होनी निश्चित हुई है। इसमें कक्षाएं कौन कौन सी होंगी? इसमें कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं। मैं यहाँ विशेष रूप से 8वीं कक्षा की बात कर रही हूँ। 8वीं कक्षा में 4 विषय होंगे। वो 4 विषय कौन कौन से होंगे? विज्ञान, हिंदी, गणित और सामाजिक अध्ययन। मैं यहाँ सामाजिक अध्ययन की बात कर रही हूँ। हम इस सीरीज के तहत सामाजिक अध्ययन की कॉम्पिटेंसी वाइज वीडियो बनाएंगे। आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के तहत हम कक्षा 7वीं की जो कॉम्पिटेंसीज हैं जो हमारे NAS के पेपर में आएंगी उनको कवर करेंगे। और वे कॉम्पिटेंसीज हैं 703, 704, 722, 726, 731, 733 और 734। ये सभी 7वीं कक्षा से संबंधित हैं जो हमारे NAS के पेपर में आएंगी। जहाँ तक बात कॉम्पिटेंसी 703 और 704 की है, ये 7वीं कक्षा के भूगोल के पाठ 3 से संबंधित है। बाकी की जितनी भी कॉम्पिटेंसीज हैं वे 7वीं कक्षा की सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 से संबंधित है। कॉम्पिटेंसी 722 पाठ 1 से संबंधित है। जो 726 है वो पाठ 3 से संबंधित है। 731 पाठ 6 से संबंधित है। 733 पाठ 8 से संबंधित है और 734 पाठ 9 से संबंधित है। तो हम इन कॉम्पिटेंसीज के तहत भूगोल का पाठ 3 और राजनीति शास्त्र का पाठ 1, 3, 6, 8 और 9 करेंगे। तो चलिए अब हम इनके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। कॉम्पिटेंसी 703 और 704 भूगोल का पाठ 3 है। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा किस रूप में घूमता है? उत्तर है वृत्तीय रूप में, यानी एक सर्कल के रूप में। प्रश्न 2 है, स्थलमंडल की प्लेटों में गति किस कारण होती है? उत्तर है पिघले हुए मैग्मा के कारण। प्रश्न 3 है, पृथ्वी की गति को किस आधार पर विभाजित किया है? उत्तर है बल के आधार पर। और वो बल कौन कौन से हैं? अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे होते हैं अंतर्जनित बल, यानी एंडोजेनिक फोर्स। प्रश्न 5 है, जो बल पृथ्वी की सतह पर घटित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स। प्रश्न 6 है, भूप्रपटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र जिससे पिघला हुआ पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। प्रश्न 7 है, स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप कहते हैं। 8वां प्रश्न है, जहां से भूकंप का आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो उसका उद्गम केंद्र कहलाता है, यानी जहां से वो पैदा हुआ है। प्रश्न 9 है, उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? उत्तर है अधिकेंद्र। प्रश्न 10, भूकंप की सबसे अधिक हानि कहाँ होती है? उत्तर है अधिकेंद्र के निकट, क्योंकि वहां से पैदा हुआ है, शुरू हुआ है, तो वहां वो ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, इसलिए हानि वहां ज़्यादा होती है। प्रश्न 11 है, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? और वो तरंगे हैं P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे। P, S और L।
प्रश्न 12 है, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? रिएक्टर स्केल। प्रश्न 13 है, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना चाहिए? उत्तर है मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में। प्रश्न 14 है, स्थानीय लोग भूकंप का अनुमान कैसे लगा लेते हैं? उत्तर है जानवरों के व्यवहार के अध्ययन से, मछलियों की उत्तेजना से और सांपों के धरातल पर आने से। प्रश्न 15 है, भूकंप के दौरान किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? उत्तर है फ्रेम वाली तस्वीर से, खिड़कियों और दर्पण से, आग वाले स्थान से। प्रश्न 16 है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से कौन सी क्रिया होती है? अपक्षय। प्रश्न 17 है, सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? 7.0। प्रश्न 18 है, गुजरात के भुज शहर में भूकंप किस वर्ष में आया था? उत्तर है 2001 में। प्रश्न 19 है, अपरदन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं या कारण कौन कौन से हैं? तो मुख्य कारण हैं जल, पवन और हिम। हिम यानी बर्फ। प्रश्न 20 है, रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर है पवन। प्रश्न 21 है, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। इन मोड़ों को क्या कहते हैं? तो इन मोड़ों को कहते हैं विसर्प। ये जो दिखा रखा है, इस तरह से नदी बहती है तो ये जो मोड़ बन जाते हैं इनको क्या कहते हैं? विसर्प। और धीरे धीरे ये जो मोड़ हैं ये बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। वहाँ क्या बन जाती है? वहाँ चाप झील बन जाती है। और इस नदी के दोनों तरफ साइडों में ये जो दिखाए गए हैं ये हैं तटबंध। प्रश्न 22 है, जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से कठोर शैल या घाटी में गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जलप्रपात। 23वां प्रश्न है, समय के साथ विसर्प नदी से कट जाते हैं और उससे क्या बनती है? चाप झील बनती है। और ये चाप झील कहाँ बनती है? नदी की घाटी में। प्रश्न 24 है, नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? उत्तर है तटबंध। ये हम पहले ऊपर चित्र में देख चुके हैं, चाप झील भी और तटबंध भी। प्रश्न 25 है, अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? उत्तर है नियाग्रा जलप्रपात। प्रश्न 26 है, सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम बताओ। ये है एंजेल जलप्रपात और जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला शहर में है। प्रश्न 27 है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी के अनेक धाराओं में बंटने को क्या कहते हैं? तो उन्हें वितरिका कहते हैं। जैसे ये जो नदी थी ये अनेक धाराओं में बट गई, इसे क्या कहते हैं? वितरिका। मुहाने का निर्माण किससे होता है? वितरिका से। प्रश्न 29 है, नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है? डेल्टा। ये जो है ये डेल्टा है। प्रश्न 30 है, नदी द्वारा बनाया गया भूदृश्य क्या कहलाता है? तो वो भूदृश्य कहलाते हैं चाप झील, विसर्प और जलप्रपात। प्रश्न 31 है, समुद्री तरंगों के शैलों से टकराने से बनी चौड़ी दरार को क्या कहते हैं? समुद्री गुफा। ये जो पानी है ये टकरा कर यहाँ दरार बना देता है और ये जो दरार बना देता है इसको समुद्री गुफा बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न 32, समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है, उसे क्या बनते हैं? तो उससे बनते हैं तटीय मेहराब। ये जो है क्योंकि पानी लगातार इनके टच होकर बहुत ज़्यादा गहरा जो है वो बना देता है, इन दीवारों को, साइड की दीवारों को काट देता है, तो ऊपर की केवल छत बच जाती है और उसे तटीय मेहराब कहते हैं। और अगला प्रश्न है, लगातार अपरदन से छत भी टूट जाती है, केवल दीवार ही बचती है। इन दीवार जैसी आकृति को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं स्टैक। ये खाली दीवार बची हुई है। अब हम कॉम्पिटेंसी 722 करते हैं।
जो कि 7वीं कक्षा के सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 के पाठ 1 से संबंधित है। प्रश्न 1 है, मताधिकार का क्या अर्थ है? उत्तर है मत या वोट डालने का अधिकार, इसको मताधिकार कहते हैं। प्रश्न 2 है, भारत में प्रचलित असमानताओं में मुख्य असमानता कौन सी है? जातिगत व्यवस्था। प्रश्न 3 है, दलित का क्या अर्थ है? कुचला हुआ या टूटा हुआ। प्रश्न 4 है, दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा यानी उसकी जो बुक है, जो उसने बुक लिखी है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जूठन। प्रश्न 5 है, समानता को दर्शाने वाली मुख्य योजना कौन सी है? तो वो योजना है मध्याह्न भोजन योजना। जो बच्चे दोपहर के भोजन खाते हैं ना स्कूल में, मिड डे मील, वो जो योजना है वो समानता को दर्शाने वाली है, क्योंकि इसमें समान रूप से सबको एक जैसा भोजन दिया जाता है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, मध्याह्न भोजन योजना कब और कहाँ से शुरू की? तो ये 2001 में तमिलनाडु से शुरू की थी। प्रश्न 7 है, लोग आपस में किस किस आधार पर भेदभाव करते हैं? तो वो आधार हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपंगता के आधार पर, आर्थिक स्थिति तथा महिला होने यानी लिंग के आधार पर लोग आपस में भेदभाव करते हैं। प्रश्न 8 है, रोजा पार्क्स कौन थी? उत्तर है एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला। प्रश्न 9 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? उत्तर है सभी वयस्क यानी जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं नागरिकों को वोट डालने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न 10 है, वह दस्तावेज जिससे देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है यानी लिखा गया है, वो क्या कहलाता है? और उसे कहते हैं हम संविधान। प्रश्न 11 है, सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। प्रश्न 12 है, भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है? उत्तर है 18 वर्ष। प्रश्न 13 है, किसके अनुसार सब भारतीय समान हैं? उत्तर है संविधान के अनुसार। प्रश्न 14 है, नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1950 में। प्रश्न 15 है, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? उत्तर है अमेरिका में। प्रश्न 16 है, रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? उत्तर है नागरिक अधिकार आंदोलन। प्रश्न 17 है, रोजा पार्क्स की एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने किसके इतिहास को बदल दिया? उत्तर है अमेरिका के इतिहास को। प्रश्न 18 है, भारत कैसा देश है? लोकतंत्रीय। प्रश्न 19 है, किस देश के नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया? 1964 को। 20वां प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है? समानता के विचार पर आधारित है। अब हम अगली कॉम्पिटेंसी करेंगे। हमारी अगली कॉम्पिटेंसी है 726, जो कि राजनीतिक जीवन भाग 2 के पाठ 3 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में शासन कितने स्तरों पर किया जाता है या कितने स्तरों पर कार्य करता है? तो 3 स्तर पर कार्य करता है। और वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर। प्रश्न 2 है, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, और इसको इंग्लिश में एमएलए भी बोल देते हैं। एमएलए शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी पूरा जो नाम है वो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसे जरूर याद रखें, कई बार संक्षिप्त नाम भी पूछ लिया जाता है। तो मेंबर से एम, लेजिस्लेटिव से एल और असेंबली से ए, एमएलए। प्रश्न 3 है, विधायक का चुनाव कौन करता है? जनता यानी हम। प्रश्न 4 है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। प्रश्न 5 है, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? सत्ता पक्ष।
प्रश्न 6 है, जिस राजनीतिक दल के नेता आधे से अधिक क्षेत्रों में जीत जाते हैं उस दल को क्या मानते हैं? बहुमत दल। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक जिस नेता का चुनाव करते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है मुख्यमंत्री। प्रश्न 8 है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राज्यपाल करता है। प्रश्न 9 है, जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विधायक, क्योंकि जनता जो है वो विधायक को ही सीधे सीधे तौर पर चुनती है। प्रश्न 10 है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। प्रश्न 11 है, जो प्रतिनिधि सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? वे विरोधी पक्ष कहलाते हैं। प्रश्न 12 है, हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये हैं 68 यानी 68। प्रश्न 13 है, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने किस वर्ष का विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने? तो ये है उत्तर 2003। प्रश्न 14 है, हिमाचल प्रदेश में बहुमत प्राप्त करने के लिए 68 में से राजनीतिक दल को कितने विधायकों की आवश्यकता होती है? यानी जो जीतेगा बहुमत दल उसको कितने की आवश्यकता होगी? तो हमने कहा है कि आधे से अधिक की आवश्यकता होती है, तो 34 से अधिक जिसको मिलेंगे वो जो है वो बहुमत प्राप्त करेगा। जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती थी और उसने 43 जो सीटें थी वो प्राप्त की थी, इसलिए वो जीती थी। कितने में से? 68 में से। प्रश्न 15 है, मुख्यमंत्री किसका चयन करता है? मंत्रियों का। प्रश्न 16 है, राज्य के पूरे बजट का कितने प्रतिशत पंचायतों को दिया जाता है? 40%। प्रश्न 17 है, डेंगू ने किस वर्ष में महामारी का रूप लिया? 2006 में। 18वां प्रश्न है, हैजा किससे फैलता है? दूषित जल से यानी गंदे पानी से। प्रश्न 19 है, हैजे से बचने के उपाय बताइए। पीने के पानी के लिए स्वच्छ जल का प्रबंध और कूड़ा करकट जमा न होने देना, क्योंकि पानी से ही हैजा फैलता है, इसलिए साफ पानी का प्रबंध करना चाहिए। प्रश्न 20 है, स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी कौन से मंत्री की होती है? स्वास्थ्य मंत्री की। प्रश्न 21 है, वॉलपेपर परियोजना में कौन से विषय लिए जा सकते हैं? उत्तर है कहानी, कविता, साक्षात्कार और विवरण। 22वां प्रश्न है, राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? विधानसभा। प्रश्न 23 में हमने 4 प्रश्न दिए हैं। राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। बहुमत दल के सदस्य क्या कहलाते हैं? सत्ता पक्ष। और अल्पमत दल के सदस्य को क्या कहते हैं? विरोधी पक्ष। ये चारों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब हम अगली कॉम्पिटेंसी देखते हैं। अगली कॉम्पिटेंसी है 731, जो कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के पाठ 6 से संबंधित है। प्रश्न 1 है, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? उत्तर है रेडियो, टीवी, अखबार और इंटरनेट, और इन्हीं को मास मीडिया भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मीडिया शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है ये, और इसका अर्थ है माध्यम। प्रश्न 3 है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन से दशक में प्रयोग में आया? उत्तर है 1940 के दशक में। प्रश्न 4 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? उत्तर है जॉन एल बेयर्ड ने। प्रश्न 5 है, टीवी पर दिखने वाले अधिकांश कार्टून कौन से देशों के हैं? जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो जो आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं तो देखते समय याद करना कि वो कौन से देशों के हैं? जापान के और संयुक्त राज्य अमेरिका के। प्रश्न 6 है, संतुलित रिपोर्ट का क्या अर्थ है? वह रिपोर्ट जिसमें विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा हो और पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वह संतुलित रिपोर्ट कहलाती है। प्रश्न 7 है, स्वतंत्र संचार माध्यमों का क्या तात्पर्य है? समाचारों पर कोई नियंत्रण न होना। प्रश्न 8 है, लोकतंत्र में किन माध्यमों का स्वतंत्र होना महत्वपूर्ण है?
उत्तर है संचार माध्यमों का। सेंसरशिप किसे कहते हैं? जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है यानी रोक लगाती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। जैसे हमारी कई फिल्में होती हैं तो वो जन समुदाय के लिए अगर वो सही नहीं है तो जो सेंसर बोर्ड है वो उन पर रोक लगा देता है। प्रश्न 10 है, संचार माध्यम किन मुद्दों में रुचि नहीं लेते? जिन मुद्दों का संबंध साधारण लोगों के जीवन से होता है उन मुद्दों में संचार माध्यम रुचि नहीं लेते। प्रश्न 11 है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के 8 दलित महिलाओं ने हर 15 दिन में निकाले जाने वाले समाचार पत्र का नाम क्या है? और उसका नाम है खबर लहरिया। इस प्रश्न में 2-3 प्रश्न हैं कि खबर लहरिया क्या है? एक समाचार पत्र है। कहाँ से निकला है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से। कितने दिनों में निकलता है? 15 दिन में। किन्होंने निकाला है? 8 दलित महिलाओं ने। कई बार एक प्रश्न में 3-3, 4-4 प्रश्न छुपे होते हैं, तो उस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना होता है, केवल उत्तर को रटने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न 12 है, विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करना क्या कहलाता है? सार्वजनिक विरोध। जैसे आजकल ये किसान आंदोलन चला हुआ है तो वो क्या है? सार्वजनिक विरोध है, सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो सार्वजनिक है। प्रश्न 13 है, मीडिया का छपा हुआ माध्यम कौन सा है? अखबार या पत्रिका? प्रश्न 14 है, किसके आविष्कार ने दुनिया को पास ला दिया यानी नज़दीक ला दिया? तो वो है टेलीविज़न के आविष्कार ने। प्रश्न 15 है, लोकतंत्र में किस प्रकार का मीडिया महत्वपूर्ण है? उत्तर है स्वतंत्र मीडिया। खबर लहरिया क्या है? एक स्थानीय समाचार पत्र जो कि 15 दिन में निकलता है। प्रश्न 17 है, विज्ञापन का मूल्य किसकी लोकप्रियता पर निर्भर है? चैनल की लोकप्रियता पर, यानी जो चैनल जितना ज़्यादा चला हुआ होगा उस पर उस विज्ञापन का उतना ही ज़्यादा मूल्य होगा। प्रश्न 18 है, खबर लहरिया समाचार पत्र किस भाषा में छापा जाने वाला है? बुंदेली भाषा में, और ये 8 पेजों का अखबार है। प्रश्न 19 है, मीडिया का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है? उत्तर है संतुलित रिपोर्ट लिखने हेतु। प्रश्न 20 है, किसके आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में बड़ा बदलाव आया? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो कि 1940 के दशक में आया था। प्रश्न 21 है, पत्रकारिता में 1940 के दशक में किसका प्रयोग करते थे? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। यही बात मैंने यहाँ बताई है। प्रश्न 22 है, जनता के विरोध प्रदर्शन कौन कौन से तरीके हैं? जनता जो है किन किन तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकती है? तो वो है रैली करके, रोड जाम करके, हस्ताक्षर अभियान चलाकर। तो ये आपने देखा ही होगा कि कैसे जनता अपना विरोध प्रदर्शन करती है। प्रश्न 23 है, टीवी चैनल की कमाई का मुख्य साधन क्या है? विज्ञापन। जो हम ये विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वही उन चैनल की कमाई का साधन है। प्रश्न 24 है, यह तस्वीर कैसे विज्ञापन का उदाहरण प्रस्तुत करती है? सामाजिक विज्ञापन का, क्योंकि इस तस्वीर में क्या दे रखा है? स्टॉप बर्निंग लाइफ, यानी जो सिगरेट दे रखी है कि सिगरेट पीने से क्या है, हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ जो है वो यानी ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरे समाज के लोगों को सावधान करने के लिए है, इसलिए ये क्या है? सामाजिक विज्ञापन है। 25वां प्रश्न है, फैशन शो किन लोगों के बीच लोकप्रिय हुए हैं? धनवान लोगों के, क्योंकि गरीब लोगों को काम करके अपने बच्चों का पेट पालना होता है, उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। तो ये किन लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं? धनवान लोगों के बीच। प्रश्न 26 है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, जो कि जर्मनी का था। प्रश्न 27 है, खबर लहरिया के पाठक कौन कौन हैं? किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल शिक्षक इत्यादि। प्रश्न 28 है, मास मीडिया किन किन संचार माध्यमों को कहते हैं? तो टीवी, रेडियो और अखबार, इन सबको क्या बोलते हैं? इकट्ठा अगर नाम लेना है तो इन्हें मास मीडिया बुलाते हैं। प्रश्न 29 है, जॉन एल बेयर्ड ने रॉयल इंस्टीट्यूट के माध्यम से किस आविष्कार का प्रदर्शन किया जो कि टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था?
तो वो था टेलीवाइज़र, यानी टेलीविज़न को पहले टेलीवाइज़र कहा गया। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन एल बेयर्ड ने। जब भी आप टीवी देखें तो इन बेयर्ड साहब को जरूर याद करें। प्रश्न 30 है, जन संचार माध्यम किन के द्वारा धन अर्जित करते हैं? तो ये विज्ञापन के द्वारा करते हैं। जैसे कार का विज्ञापन, चॉकलेट का विज्ञापन, मोबाइल का, कपड़ों का, जूतों का, या और भी जितनी चीज़ों का हम विज्ञापन देखते हैं, उनके माध्यम से जनसंचार के माध्यम जो हैं वो धन अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं। प्रश्न 31 है, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये विज्ञापन क्या कहलाते हैं? वे सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे अब कोरोना के दौरान जो है सरकार ने खूब सारे सामाजिक विज्ञापन हमें दिखाए थे कि कैसे हाथों को धोना है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम अपनाकर कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो ये समाज हित में बनाए गए विज्ञापन थे, तो इसलिए इनको सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। आप इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। जैसे हम ये जो खबर लहरिया अखबार था इसकी बात करें, एक जगह सारी चीज़ें कि जो खबर लहरिया अखबार था वो 8 पेजों का अखबार था। इसको जो है 8 दलित महिलाएं निकालती हैं। बुंदेली भाषा में था ये। हर 15 दिन में निकाला जाने वाला अखबार था। स्थानीय समाचार पत्र है ये, और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से निकाला जाता है। तो एक ही चीज़ से संबंधित सारी चीज़ें एक जगह होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप जब पाठ पढ़ते हो ना, तो उस समय इस तरह के अपने नोट्स बना सकते हो, और अपने बनाए हुए नोट्स सभी बच्चों को जल्दी याद होते हैं। अब हम 733वीं कॉम्पिटेंसी करते हैं, जो कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ 8 से संबंधित है। प्रश्न 1 है, हम बाजार से क्या क्या वस्तुएं खरीदते हैं? सब्जियां, साबुन, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े इत्यादि। अगला प्रश्न है, बाजार के अलग अलग स्थानों के नाम बताइए। यानी बाजार कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ मार्केट, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। प्रश्न 3 है, सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगने वाले बाजार को क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार। प्रश्न 4 है, साप्ताहिक बाजार में चीज़ें सस्ते दामों पर मिलने के क्या कारण हैं? अब इसी प्रश्न में एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि साप्ताहिक बाजार में चीज़ें कैसे दामों पर मिलती हैं? तो सस्ते दामों पर। और वो सस्ते दामों पर मिलने का कारण क्या है? क्योंकि दुकानदारों को दुकानों का किराया नहीं देना पड़ता, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, सरकारी शुल्क और कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। इसी कारण साप्ताहिक बाजार में चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। प्रश्न 5 है, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। प्रश्न 6 है, ऐसी बिल्डिंग जिसमें दुकानें वातानुकूलित यानी जिनमें एसी लगा हो तथा अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मॉल कहा जाता है। प्रश्न 7 है, ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं वह कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? महंगा होता है। प्रश्न 8 है, सामानों का उत्पादन कहाँ होता है? तो सामानों का उत्पादन जो है वो कहाँ कहाँ होता है? कारखानों में। यहाँ कै नहीं खे है, कारखानों में, खेतों में और घरों में। इन 3 जगहों पर सामान का उत्पादन होता है। प्रश्न 9 है, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यापारी कहा जाता है। उत्पादक यानी जिसने वस्तु को उत्पादित किया, पैदा किया, और उपभोक्ता यानी जो उसको प्रयोग कर रहा है, उनके बीच में जो आदमी होता है वो होता है व्यापारी। प्रश्न 10 है, बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में सामान खरीदने वाला कैसा व्यापारी होता है? तो उसे थोक व्यापारी बोलते हैं। प्रश्न 11 है, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है खुदरा या फुटकर व्यापारी। प्रश्न 12 है, दिल्ली के 4 थोक बाजारों के नाम बताओ। वे हैं आज़ादपुर, दरियागंज, केशवपुर, ओखला। प्रश्न 13 है, वस्तुएं सर्वप्रथम कौन से बाजार में पहुंचती हैं? तो थोक बाजार में पहुंचती हैं। उसके बाद जो है ये खुदरा व्यापारी लेकर आते हैं और फिर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि सबसे पहले जो उत्पादक है, जैसे वो चाहे कारखाना हो या घर हो या खेत हो, उससे थोक व्यापारी चीज़ें खरीदते हैं। थोक व्यापारी छोटे व्यापारियों यानी खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी को बेचते हैं, और जो खुदरा व्यापारी होता है या छोटा व्यापारी होता है वो उपभोक्ता को यानी हमें, आम आदमी को बेचता है।
प्रश्न 14 है थोक का क्या अर्थ है। थोक का अर्थ है बड़ी मात्रा में सामान खरीदना और बेचना, थोक कहलाता है। प्रश्न 15 है दिल्ली का बुध मार्केट किस मार्केट का उदाहरण है। साप्ताहिक मार्केट का या साप्ताहिक बाजार का। प्रश्न 16 है सामान को इस्तेमाल करने वाले को क्या कहते हैं। उपभोक्ता यानी आम जनमानस। प्रश्न 17 है दुकानदार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। स्थायी एवं निश्चित जगह, महंगा सामान बेचना और ज़्यादा वैरायटी रखना, ये दुकानदार की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रश्न 18 है अंजल मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कितनी मंजिलें हैं। 5 मंजिलें। 19वां प्रश्न है व्यापारी कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, थोक व्यापारी और खुदरा या फुटकर व्यापारी। 20वां प्रश्न है ब्रांडेड प्रोडक्ट यानी उत्पाद, चाहे वो वस्तुएं हों या सामान कह सकते हैं, कहाँ से खरीदे जाते हैं। तो ब्रांडेड तो मॉल से ही खरीदी जाएंगी। प्रश्न 21 है ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदना हो तो हम कहाँ से खरीदेंगे। तो हम थोक बाज़ार से खरीदेंगे क्योंकि वहाँ हमें सामान सस्ता मिलेगा और अधिक मात्रा में मिलेगा। प्रश्न 22 है बाज़ार की ऐसी श्रृंखला जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं। उसे श्रृंखला बाज़ार या चेन मार्केट कहते हैं। प्रश्न 23 है थोक का क्या अर्थ है। बड़ी मात्रा में सामान खरीदना और बेचना। प्रश्न 24 है मोहल्ले की दुकान से किराने का सामान खरीदने कौन पहुंची। तो सुजाता और कविता दोनों। प्रश्न 26 है अंजल मॉल ब्रांडेड कपड़ों की दुकान कौन से तल पर थी यानी मंजिल पर थी। तो तीसरे तल पर यानी तीसरी मंजिल पर। 27वां प्रश्न है घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहते हैं। यानी हम घर में बैठे बैठे खरीदारी अगर करते हैं तो वो क्या कहलाती है। ऑनलाइन खरीदारी। प्रश्न 28 है समीर किस बाजार का व्यापारी है। साप्ताहिक बाजार का। अब हम 734 कॉम्पिटेंसी करते हैं जो कि 7वीं कक्षा के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ 9 से संबंधित है। प्रश्न 1 है स्वप्ना रुई बेचने बाजार ने जाकर स्थानीय व्यापारी के पास क्यों गई। उत्तर है क्योंकि उसने स्थानीय व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए कर्ज लिया था। स्थानीय व्यापारी ने कर्ज देने से पहले स्वप्ना के सामने यही शर्त रखी थी कि वो पैदावार के बाद जो रुई है वो उसी को बेचेगी, न कि बाजार में। प्रश्न 2 है स्वप्ना ने कितना कर्ज लिया और व्यापारी ने कितने रुपए काटे। तो स्वप्ना ने 2500 रुपये कर्ज लिया था और व्यापारी ने 3000 रुपये काटे क्योंकि 500 रुपये उसने ब्याज ले लिया। प्रश्न 3 है स्वप्ना ने रुई उगाने में कितने महीने मेहनत की। 4 महीने। प्रश्न 4 है किसान किस किस कार्य के लिए कर्ज या ऋण लेता है। खेती करने के लिए, बीमारी के समय, बच्चों की फीस भरने के लिए। प्रश्न 5 है तमिलनाडु में लगने वाला कौन सा कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। तो ईरोड का कपड़ा बाजार। तो ईरोड का कपड़ा बाजार कहाँ है। तमिलनाडु में। प्रश्न 6 है बुनकरों का क्या कार्य होता है। व्यापारियों से सूत लेना और तैयार कपड़ा देना। प्रश्न 7 है बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है। उत्तर है कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए। प्रश्न 8 है करघा क्या काम आता है। सूत से कपड़ा बुनने के काम आता है। एक करघे का मूल्य क्या है। 20,000 रुपये। व्यापारी तथा बुनकरों के बीच की व्यवस्था किसका उदाहरण है। दादन व्यवस्था का यानी पुटिंग आउट सिस्टम का। यहाँ 2 टर्म है आयात और निर्यात। आयात क्या है विदेश से माल मंगवाना और निर्यात क्या है विदेश में माल भेजना। प्रश्न 12 है दादन व्यवस्था में क्या होता है। व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यानी बुनकर को व्यापारी जो है कच्चा माल दे देता है और बुनकर ने जो माल तैयार कर रखा है उस माल को वो ले लेता है। प्रश्न 13 है वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की कौन सी शर्तों को पूरा करते हैं। तो वो शर्तें हैं न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदना, सामान की उच्चतम स्तर की क्वालिटी यानी गुणवत्ता और समय पर सामान देना। ये 3 चीज़ें हैं। प्रश्न 14 है गारमेंट फैक्ट्री में अधिकांश महिलाएं काम करती हैं या पुरुष। तो उत्तर है महिलाएं। अगला प्रश्न है क्या फैक्ट्री में कामगारों को स्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है। नहीं, अस्थायी रूप से लगाया जाता है क्योंकि अगर स्थायी लगा लिया तो फिर उनको निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए अस्थायी रूप से लगाते हैं। अगला प्रश्न है गारमेंट फैक्ट्री में अधिकांश महिलाओं को ही काम पर क्यों रखा जाता है। ताकि न्यूनतम मजदूरी देकर काम चलाया जा सके।
अगला प्रश्न है, कामगारों की मजदूरी किसके अनुसार तय की जाती है? उनके कौशल के अनुसार, यानी उनको क्या काम आता है, क्या काम करते हैं, उसके आधार पर उसकी मजदूरी तय की जाती है। 19वां प्रश्न है, गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वालों में अधिकतम वेतन किसे और कितना मिलता है? तो दर्जी को सबसे ज़्यादा मिलता है और वो मिलता है 3000 रुपये प्रति माह, यानी एक महीने में 3000 रुपये। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में स्त्रियां सहायक के रूप में क्या क्या काम करती हैं? धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करना यानी प्रेस करना और पैकिंग करना, ये काम कौन करती हैं? स्त्रियां करती हैं। प्रश्न 21 है, बाजार से अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति कौन हैं? विदेशी व्यापारी, धनवान और शक्तिशाली फैक्ट्री के मालिक तथा इनसे कम वस्त्र निर्यातक। अगला प्रश्न है, रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? कपास से। आगे दो चीज़ें दे रखी हैं स्टार बना के कि आमदन में, यानी जो आमदनी है उसमें से खर्चों को घटाकर बची राशि को क्या कहते हैं? तो वो मुनाफा होता है उसका। और रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि क्या कहलाती है? जिनिंग मिल। प्रश्न 22 है, बाजार से अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो छोटे किसान, बुनकर और फैक्ट्री के कामगार, इनको कम लाभ होता है, जबकि फैक्ट्री के मालिक और वस्त्र निर्यातक और व्यापारी ये ज़्यादा लाभ कमाते हैं। प्रश्न 23 है, जिनिंग मिल में क्या काम किया जाता है? इसमें रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं तथा रुई को दबाकर गट्ठर बनाए जाते हैं। प्रश्न 24 है, निर्यातक कौन होता है? वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है वो निर्यातक कहलाता है। प्रश्न 25 है, आमदनी में से सारे खर्चे निकालकर बचने वाली राशि क्या कहलाती है? मुनाफा कहलाती है। प्रश्न 26 है, कुर्नूल कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न 27 है, स्वप्ना कौन सी फसल उगाती है? कपास की। प्रश्न 28 है, इरोड़ का कपड़ा बाजार सप्ताह में कितनी बार लगता है? 2 बार। और इरोड़ का कपड़ा बाजार है कहाँ? तमिलनाडु में। 29वां प्रश्न है, इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में कितने कामगार हैं, यानी कितने व्यक्ति काम करते हैं? 70 व्यक्ति। प्रश्न 30 है, कौन सी मील, यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी, कौन सी मील कपड़ा मिल में प्रयोग होती है? जिनिंग मिल और स्पिनिंग मिल। 31वां प्रश्न है, बुनकर कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं? करघा यानी लूम का। और अंतिम प्रश्न है, पावर लूम क्या है? बिजली चालित करघा, यानी जो बिजली से चलता है। और इसी के साथ हमारी आज की कॉम्पिटेंसी समाप्त हुई। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।